नमस्कार साथियों 2 तारीख 3 तारीख और 4 तारीख को 6 शिफ्टों में यूपी टेट का पेपर हुआ। 2 तारीख पूरा 2 जुलाई आपके पूरा जूनियर का पेपर था दोनों शिफ्टों में, और 3 तारीख को सुबह की शिफ्ट में जूनियर का और सेकंड शिफ्ट में दोपहर की शिफ्ट में प्राइमरी का था, और 4 तारीख को दोनों साथियों शिफ्ट में प्राइमरी का पेपर था। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि इस बार सरकार ने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है। आखिर क्या है ये नॉर्मलाइजेशन और किस तरीके से जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेट पेपर दिया है उनके नंबर को संतुलन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, और नॉर्मलाइजेशन के तहत अगर आपके ज़्यादा नंबर आए हैं और दूसरे वाले शिफ्ट के कम नंबर आए हैं तो आपके ये नंबर कम किए जाएंगे। जी हाँ साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन। आखिर क्या है नॉर्मलाइजेशन और ये कैसे कार्य करेगा, क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सरकार ने नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया है उसकी वजह है ये जो 3 दिन में पेपर हुए हैं और 6 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी कोई शिफ्ट में पेपर आसान आ सकता है, कभी कोई शिफ्ट में हार्ड पेपर आ सकता है, जिससे अभ्यर्थी नाराज ना हो, इसलिए सरकार ने नॉर्मलाइजेशन लागू किया है। यहाँ साथियों ये बड़ी खबर है। देखिएगा, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे टेट पेपर में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। जी हाँ साथियों, बाकायदा सरकार ने आदेश भी लागू किया है। किस तरीके से फायदा होता है मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात है, ज्यादा अंक पाने वाले के कम होंगे अंक, और चौथी बड़ी बात है कम अंक वालों को मिलेंगे ज्यादा नंबर, और पांचवी बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन से फायदा या नुकसान। जी हाँ साथियों, ये पांचों बड़ी बातें हैं, आपको जानना जरूरी है अगर आपने टेट पेपर दिया है। इसलिए साथियों नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है जब पेपर कई शिफ्टों में होता है जिसमें अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। तो 20 लाख अभ्यर्थी थे, ऐसे में सरकार को मजबूरी में अलग अलग शिफ्टों में पेपर लागू करना पड़ा। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से कार्य करता है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अब हम चलेंगे टेट पेपर में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। जी हाँ साथियों, देखिएगा, जब इसकी विज्ञप्ति आई थी तो विज्ञप्ति में आपको दिखा रहा हूँ, जियो दिखा रहा हूँ। देखिएगा, जियो में साफ साफ लिखा है 9वां पॉइंट। देखिएगा, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष छूट। यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली, शिफ्ट या दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों यानी शिफ्ट या दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों यानी शिफ्ट दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना विज्ञप्ति संख्या ये शिक्षा सेवा चयन आयोग 2018-2025-26 दिनांक 26/2/2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोग निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, हेड अंक यहाँ पर इन्होंने दिया है, पूरा दिया है। देखिएगा, यूपी टेट में यहाँ पर जो पास होना है 150 में से जिनके 90 अंक आएंगे यानी 60%, जनरल वालों को 90 अंक लाने पड़ेंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, AWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 55% अर्थात 150 में से 82 अंक लाने होंगे। चलेगा साथियों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है और क्या ऐसा कुछ हो सकता है अंकों को लेके कि मूल अंक क्या हो सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ये थोड़ा टफ शब्द है और इसको एक एक आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है। आखिर क्या होता है मैं आपको एक न्यूज पढ़ के सुना रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टफ वर्ड है। इसलिए देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन जिसका हिंदी में अर्थ मानकीकरण होता है, मानकीकरण होता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही यूपी टेट 2026 परीक्षा जो 2, 3, 4 जुलाई को हो रही है। इसमें अभ्यर्थियों की भारी संख्या करीब 20 लाख होने के कारण इसे पहली बार लागू किया गया है। चूंकि परीक्षा कुल 3 दिनों में 6 अलग अलग शिफ्ट में पूरी की जा रही है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका देने के लिए सांख्यिकी प्रक्रिया यानी स्टैटिकल प्रोसेस अपनाई जा रही है। तो यहाँ पर आप समझिएगा नॉर्मलाइजेशन क्या है
और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात है, जब कोई परीक्षा कई दिनों और अलग अलग शिफ्टों में कराई जाती है तो हर शिफ्ट का प्रश्न पत्र अलग होता है। मुमकिन है किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान आ जाए और किसी दूसरी शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड आ जाए। जैसे 3 जुलाई की कोई पाली में जो पेपर हुआ है 3 जुलाई को, यानी 2 हुए थे, एक जूनियर और प्राइमरी का, तो जूनियर वाला आसान हो, प्राइमरी वाला हार्ड हो। या फिर 2 तारीख को जो पेपर हुए जूनियर वाले, तो जूनियर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आसान हुआ और सेकंड में हार्ड आया हो। तो ऐसी 4 तारीख को प्राइमरी के जो पेपर हुए किसी शिफ्ट में आसान हो, किसी में हार्ड हो। तो ऐसे में साथियों किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ जाए या पेपर बहुत कठिन आ जाए, अगर सीधे नंबरों के आधार पर रिजल्ट बने, यानी आपके जो नंबर आ रहे हैं आपने जो जोड़े हैं कि भैया हमारे 100 नंबर बन रहे हैं, हमारे 120 नंबर बन रहे हैं, हमारे पेपर ये ऐसे ऐसे नंबर बन रहे हैं, हमने इतने सही किए, तो अगर सीधे नंबरों पर के आधार पर रिजल्ट बने तो आसान पेपर वाले छात्रों को सीधा फायदा और कठिन पेपर वाले छात्रों को नुकसान हो जाएगा। सीधी सी बात है, जिनका पेपर आसान आया है उनको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे और जिनका पेपर कठिन आया है उनको नंबर कम मिलेंगे और फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये जान लिया, ये जो असमानता आ रही है कि जो पेपर हुआ है उनका आसान रहा, हमारा हार्ड रहा, तो इसलिए वो पास होने के उनके चांस ज़्यादा है, हमारे फेल होने के चांस ज़्यादा है। तो इसी प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन इनमें लागू किया जाएगा, देखिएगा, जिससे सभी शिफ्टों के कठिनाई स्तर को गणितीय तरीके से एक बराबर समान माना जा सके। जी हाँ साथियों, अब ये इक्वल किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। जैसे मैं आपको बता दूं यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, और नॉर्मलाइजेशन से किसी व्यक्ति के मनमाने तरीके से नहीं बल्कि एक जटिल सांख्यिकी फार्मूला यानी स्टैटिस्टिकल फार्मूला के तहत कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन है, ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, एक कंप्यूटर द्वारा इसको लाया जाता है। अब देखिएगा, इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे औसत स्कोर यानी एवरेज स्कोर, यानी आयोग हर शिफ्ट में बैठने वाले सभी भागीदारों के औसत नंबरों की गणना करता है। जिस शिफ्ट का औसत स्कोर कम रहता है उसे कठिन माना जाता है, यानी सभी के नंबर कम आए हैं, यानी सभी के 110 से नीचे रहे, 100 से नीचे रहे, तो इसे औसत माना जाएगा। ठीक है, जिसका औसत यहाँ पर उसको कठिन माना जाता है और जिसका औसत ज़्यादा रहता है यानी उसे आसान माना जाएगा। जैसे सभी के नंबर 100 से ऊपर आ रहे हैं, किसी के नीचे नहीं गए, तो ये पेपर आसान रहा, तो इन सभी के पेपर सभी के नंबर है जो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है साथियों, और हाईएस्ट स्कोर यानी टॉप परफॉर्मेंस क्या है इसमें, ये भी साथियों चलता है, टॉप परफॉर्मेंस भी चलती है। जैसे प्रत्येक शिफ्ट के टॉप यानी 0.1 उम्मीदवारों के अंकों की तुलना बाकी शिफ्ट के टॉपर से की जाती है, यानी कौन टॉपर्स है। जैसे किसी के 140 आए और उसके रह गए 120 ही, वो टॉपर्स उसमें बनाए और वो टॉपर्स इसमें बनाए। जो आसान पेपर था उसके 140 आ गए और जिनका आसान पेपर नहीं था वो 120 पे ही रह गए, 110 115 पे टॉपर बनाए। तो यहाँ पर ये अंतर किया जा रहा है। ठीक है, बेस शिफ्ट यानी सभी पारियों में से किसी एक शिफ्ट को मानक या बेस मान लिया जाता है, आमतौर पर जिसका कठिनाई स्तर मध्यम या सबसे कठिन के करीब हो। आपके नंबरों पर इसका क्या असर होगा, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ये बेस मान लिया कि जिनके ज़्यादा है जिनके कम है, इससे पता चलेगा कि पेपर आसान था या टफ था। अब इसका आपके नंबरों पे क्या असर पड़ेगा, ये जो बात हो रही है, नंबर कैसे बढ़ेंगे या वो किए जाएंगे कम। देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके परीक्षा में सीधे मिलने वाले नंबर यानी रॉ मार्क्स बदलकर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको अगर 100 से ऊपर नंबर मिल रहे हो और आपका आसान पेपर आया तो यहाँ पर आप नॉर्मलाइजेशन आपके में प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताऊँ, इसके 2 प्रभाव होते हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर बाकी पारियों के मुकाबले कठिन था तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद आपके फाइनल नंबर आपके वास्तविक नंबरों से बढ़ जाएंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका पेपर हार्ड है तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे कि चलो भैया इनके अनुसार जो मैंने बताया है 0.01 के अनुसार ये वो की जाएगी तुलना। तो यहाँ पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं और नंबर घट भी सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आपकी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान था और छात्रों ने उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर किया है तो कठिन शिफ्ट वालों की बराबरी पर लाने के लिए आपके फाइनल नंबर कम भी हो सकते हैं, यानी जिनके ज़्यादा हार्ड पेपर आए उनके नंबर बढ़ सकते हैं और जिनका कम पेपर आसान आया है उनके नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं,
आपके फाइनल नंबर कम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कठिन शिफ्ट में 85 नंबर स्कोर किए, ठीक है, आपके जो हार्ड था पेपर उसमें आपके 85 या 70 नंबर आ पाए, ठीक है, और किसी ने आसान शिफ्ट में 100 नंबर स्कोर किए, 100 या 110 जो भी लाए नंबर लाए। अब नॉर्मलाइजेशन की जब इसमें प्रक्रिया होगी तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कठिन शिफ्ट वाले के 85 नंबर बढ़कर 92 हो सकते हैं, उसके 85 नंबर बढ़कर 92 हो सकते हैं, और आसान शिफ्ट वालों के 100 नंबर से घटकर 94 हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ 100 नंबर से कम होकर 94 रह सकते हैं, और 82 वाले को 70 वाले को 82 मिल सकते हैं। जी हाँ साथियों, ताकि दोनों का मूल्यांकन निष्पक्ष हो सके। अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह आंसर की ही अंतिम नहीं। यहाँ पर काफ़ी लोग देख रहे होंगे भैया हमारे आंसर की में सही सही नंबर आ गए, काफ़ी लोग परेशान होंगे अरे हम तो फेल हो रहे हैं। तो ये आंसर की ये तो छोड़ ही दीजिए, आंसर की से कोई मतलब नहीं है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब शुरुआती आंसर की आएगी तो उससे केवल आपको अपने रॉ मार्क्स पता चलेंगे। आपका पास या फेल होना फाइनल रिजल्ट में आने वाले नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर ही निर्भर करेगा। तो यहाँ पर अभी जो आप देखोगे वो रॉ मार्क्स देखोगे कि भैया हमें 20 नंबर, हमें 70 नंबर मिल रहे हैं, हमें 150 नंबर मिल रहे हैं, 100 नंबर 120 मिल रहे हैं, ये कुछ नहीं है। वो फाइनल होगा, वो नॉर्मलाइजेशन जब प्रक्रिया लागू हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, इसमें सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान रहे कि यूपीटेट 2026 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन से इस बात पर फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कितने गलत तुक्के लगाए। पूरा खेल सिर्फ आपकी शिफ्ट के औसत स्तर पर तय होगा। तो यहाँ पर तभी आपको फायदा मिलेगा जब पेपर एक हार्ड होगा और एक आसान होगा, अभी इसमें देखा जाएगा। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन से फायदा है या नुकसान है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन का मान गणित और उसकी अनसुलझी किस्मत पहली क्या है। देखिएगा, अगर सच बताए तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आम अभ्यर्थियों की समझ से बिल्कुल परे है। समझ में आए भी तो कैसे, भैया कैसे आएगा माइंड में, क्योंकि आज तक उन्होंने झेला ही नहीं है। और इसका टेक्निकल पॉइंट है, देखिएगा, आयोग से कुछ सीधे और सरल सवाल है। वहां से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेपर सरल था, कौन सा पेपर कठिन था, यानी हार्ड था, ये कैसे जान पाओगे। इसका पैमाना क्या और वह पेपर कितना सरल या कठिन था, इसकी सटीक परिभाषा कौन तय करता है। सबसे बड़ी बात है कि कौन तय करेगा पेपर आसान था या हार्ड था। क्या टीचर से पूछा जाएगा या किसी और से पूछा जाएगा, चलेगा। क्या किसी शिफ्ट के अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति या उस दिन के ग्रहों की दशा से यह तय होता है। अब भैया वो टीचर कैसे ले रहा है उस पेपर को, कैसे क्या कर रहा है। यदि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है तो हमारा स्पष्ट मानना है कि इसमें पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। हर अभ्यर्थी को जानने का पूरा हक है कि उसके मूल अंक यानी रॉ मार्क्स कितने थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके कितने नंबर बढ़े या घटे, किस शिफ्ट के आधार पर किस फॉर्मूले से यह बदलाव हुआ। इसका पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। यदि कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, यह कोई लॉटरी का टिकट नहीं बल्कि युवाओं की सालों की मेहनत और उनके भविष्य का सवाल है। बिना पारदर्शिता के यह प्रक्रिया केवल भ्रम और असंतोष पैदा करती है। आप सब इस नॉर्मलाइजेशन के खेल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको यह प्रक्रिया समझ आती है। इसके लिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर लिखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन आपके क्या आपको इससे पाला पड़ा है कभी। तो यहाँ पर साथियों नॉर्मलाइजेशन जो कि फाइनल मार्क्स आपको बाद में पता चलेंगे। अभी आपकी आंसर की आ गई, आपने कहा कि भैया हमारी ज़्यादा नंबर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 2-4 नंबर से फेल हो गए। तो साथियों नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद वो जो फेल वाले वो पास भी हो सकते हैं और जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं उनके नंबर भी कम हो सकते हैं। तो फिलहाल साथियों आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।